हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन विकरन इंजीनियरिंग लिमिटेड का जो आईपीओ स्टार्ट होने जा रहा है उसके बारे में अपन यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। और साथ में इस आईपीओ का अपन अच्छे से रिव्यू करेंगे कि इस आईपीओ में अपन को क्या करके चलना चाहिए। तो यहाँ पर अपन आईपीओ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि आईपीओ का जीएपी वगैरह कितना चल रहा है, आईपीओ का वैल्यूएशन वगैरह क्या है, सस्ती आ रही है कि महंगी आ रही है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट डेटा अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जानना ये ज़रूरी होता है कि कंपनी यहाँ पर करती क्या है, कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जाने कि कंपनी क्या है कि ईपीसी सेक्टर में काम करते हैं। मतलब ई फॉर स्टैंड होता है इंजीनियरिंग, और पी फॉर प्रोक्योरमेंट, और सी फॉर कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब है कि कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह होता है तो कंपनी क्या करती है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट लेती है, और उस अमाउंट में जो पार्टिकुलर अमाउंट डिसाइड किया जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट में वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके देती है। मतलब कि यहाँ पे कंपनी की डिज़ाइन वगैरह प्लानिंग वगैरह सारा कंपनी करती है। फिर जो मटेरियल को लेने का काम होता है, मटेरियल को खरीदने का काम होता है, वो सारा कंपनी करती है। फिर उस मटेरियल से जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करना होता है वो सारा का सारा कंपनी यहाँ पर करती है। बस कुल मिला के जो भी कंपनी के क्लाइंट वगैरह होती है, क्लाइंट वगैरह होते हैं, क्लाइंट्स को कंपनी क्या है कि एक एंड प्रोडक्ट देती है। मतलब कि क्लाइंट बस इसको पैसे दे देते हैं, जो भी अमाउंट होता है वो देती है, और उस अमाउंट में कंपनी ये प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे कंप्लीट करके अपने क्लाइंट्स को फुलफिल करती है। तो चलिए देख लेते हैं कि किन किन यहाँ पर सेक्टर्स में या फिर किन किन फील्ड्स में यहाँ पर ये वाली कंपनी अपना ये वर्क करती है। तो यहाँ पर वन ऑफ द मेन कंपोनेंट क्या है कि पावर ट्रांसमिशन का। तो कहने का मतलब है कि देखिए कोई भी प्लांट होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट होती है, तो वहाँ से अगर क्या बोलते हैं आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए आपको हाई वोल्टेज वायर्स चाहिए, है ना? हाई वोल्टेज वायर्स चाहिए। तो वो वायर्स को जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, मतलब जो लाइन डालने का काम होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टावर्स वगैरह हैं, ये जो हाई टेंशन या फिर हाई वोल्टेज की जो वायर्स हैं, इनका जो यहाँ पे बिल्ड का यहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट करने का जो काम होता है, इनको ट्रांसफ़र करने का जो काम होता है, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना कि ये जो पावर लाइन्स हैं, इन पावर लाइन्स को यहाँ पर डाला जाए ताकि इलेक्ट्रिसिटी या जो प्लांट से जो सब स्टेशन है वहाँ पे पहुँचाई जा सके। तो आई होप कि आपको थोड़ा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कंपनी का वन ऑफ द मेन कंपोनेंट क्या है। साथ में कंपनी यहाँ पर हाई वोल्टेज सब स्टेशन भी बिल्ड करके देती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ से जो प्लांट से आपने वायर्स वगैरह डाल दिए, पावर लाइन्स डाल दी, इधर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर जाती है वो यहाँ पर सब स्टेशन में जाती है, ठीक है? डायरेक्टली आपके घरों में या फिर किसी इंडस्ट्री में नहीं जाती है, वो बीच में जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर जाती है। फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फर्दर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। तो यहाँ पर जो सब स्टेशन होते हैं, हाई वोल्टेज सब स्टेशन होते हैं ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल होता है उसको मैनेज किया जाता है। तो ये जो बिल्डिंग होती है या फिर ये जो ऑपरेशन होता है, यहाँ पर ये फैसिलिटी भी यहाँ पर ये बिल्ड करके देते हैं। अब साथ में यहाँ पर जो सब स्टेशन है वहाँ से आपको क्या है कि अ, जो एंड डेस्टिनेशन है, जैसे कि मान लीजिए सिटीज़ में जाना है या फिर इंडस्ट्रीज़ में जाना है, तो वो फर्दर वहाँ पर लाइन्स बिछाई जाती हैं जिसको अपन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफार्मर्स वगैरह हो गए, और यहाँ पे जो लाइन्स है ना ये लो वोल्टेज की लाइन्स हैं। ये तो क्योंकि यहाँ पे पहले आपने देखा ये, क्योंकि जो लंबा ड्यूरेशन या लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तो वहाँ पे लॉसेस वगैरह कम हो, उसके लिए हाई वोल्टेज के वायर्स यहाँ पर डाले जाते हैं। और यहाँ पर जब सब स्टेशन से यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिटीज़ में या फिर इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ पर लो वोल्टेज के जो वायर्स होते हैं, ताकि शॉर्ट डिस्टेंस होता है और रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पर उसी हिसाब से लाइन्स डाली जाती हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो काम है ये कंपनी इस काम को भी फुलफ़िल करती है। साथ में रेलवे का जो इलेक्ट्रिफ़िकेशन प्रोसेस है, इसका मतलब है कि रेलवे में भी आपने देखा होगा ये जो वायर्स हैं, ये पावर लाइन्स हैं, यहाँ पर ये खंभे आप देख रहे हैं ना, ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी से जो अपने इंजन्स वगैरह चलते हैं, इनकी जो लाइन बिछाई जाती है। तो यहाँ पर इस फील्ड में भी ये कंपनी इलेक्ट्रिफ़िकेशन का काम करती है। और यहाँ पे थोड़ा-सा सोलर पावर ईपीसी सेक्टर में भी यहाँ पे इन्होंने काम किया हुआ है, तो यहाँ पे जो पेनिट्रेशन है, वो थोड़ा लो है, मतलब इन्होंने स्टार्ट किया है। कहने का मतलब है कि जो सोलर सोलर पैनल्स होते हैं, जो फील्ड्स में सोलर पैनल्स क्या है कि डिप्लॉय किए जाते हैं, उनका प्रॉपर सेटअप बनाया जाता है, वहाँ पर भी ये कंपनी इन पैनल्स को यहाँ पर बिल्ड करके, मतलब बिल्ड करके नहीं, एक प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट करके प्रोवाइड करती है फील्ड्स में। और एक और वन ऑफ द मेजर काम कंपनी का है अंडरग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप जो पाइपलाइंस देख रहे हैं, पाइपलाइंस चल रही हैं, तो ये अंडरग्राउंड नेटवर्क यहाँ पे बनाया जा रहा है ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर वाटर का सप्लाई प्रोवाइड करा जा सके, या फिर जो सिटीज़ वगैरह हैं या फिर विलेजेस वगैरह हैं या फिर जो फार्म्स वगैरह हैं, वहाँ पर ये जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है वाटर का, वहाँ पर ये प्रोवाइड किया जा सके। तो यहाँ पर ये लाइन डालने का भी ये काम करती है। साथ में जो आपने ओवरहेड टैंक्स देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पर तो जो वाटर को स्टोर किया जाता है, यहाँ पे वाटर को ट्रीट किया जाता है, मतलब पानी जो है उसको ड्रिंकेबल वाटर या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ के हिसाब से पानी को ट्रीट किया जाता है।
फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस फील्ड में भी ये वाला काम करती है। तो कहने का मतलब है कि पानी से रिलेटेड चाहे वो अंडरग्राउंड नेटवर्क हो या फिर सरफेस वाटर का जो नेटवर्क है, वहाँ पर जितने भी काम होते हैं पाइपलाइन बिछाने का या फिर जो पानी को ट्रीट करने का, ये सारा काम यहाँ पर ये कंपनी देखती है। तो आईपीओ के प्राइस की बात करी जाए तो 97 रुपीज़ का यहाँ पर एक शेयर का प्राइस रखा गया है। कंपनी के जीएमपी की बात कर लेते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी का 19 रुपये चल रहा है। और अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं तो यहाँ पर 20% का अपन को जीएमपी दिखाई दे रहा है। तो 97 रुपीज़ का इश्यू प्राइस है, इसके ऊपर अपन को अभी फिलहाल के तौर पर 20% का जीएमपी देखने को मिल रहा है। पर अकेले जीएमपी के बेसिस पर हमको किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, इसलिए हम आगे जाके कंपनी का फाइनेंशियल डेटा भी देखेंगे और कंपनी की वैल्यूएशन भी अपन जो कंपनी की लिस्टेड कंपनी है उनसे चेक करेंगे, फिर अपन अपना एक डिसीजन बनाएंगे। तो आईपीओ की डेट 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और 29 अगस्त को आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहेगी। अलॉटमेंट अपन को 1 सितंबर को देखने को मिल जाएगा शाम को या फिर रात में, और लिस्टिंग यहाँ पर अपन को 3 सितंबर को देखने को मिल जाएगी। इश्यू साइज़ जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है वो 772 करोड़ है। इसमें से 721 करोड़ कंपनी के पास जाएगा। ये पैसा कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल में डिप्लॉय करेगी ताकि वो अपने जो प्रोडक्ट्स है, ऑनगोइंग प्रोडक्ट है, उनको आसानी से काम कर सके। और बाकी का बचा हुआ जो 51 करोड़ है ये यहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर्स के पास जाएगा। तो ये पैसा कंपनी के एक्सपेंशन में यूज़ नहीं होने वाला है। ये प्रोमोटर्स अपनी पॉकेट में रखेंगे और जो प्रॉफिट रहेगा वो उनके पास ही रहने वाला है। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो एक लॉट आपको अप्लाई करना पड़ेगा मिनिमम, और 148 शेयर्स आपको अप्लाई करने रहेंगे। और जो अमाउंट निकल के आया है वो 14,356 आपको अमाउंट ब्लॉक करना पड़ेगा अगर आप एक लॉट अप्लाई कर रहे हैं रिटेल कैटेगरी में तो। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 14 लॉट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और शेयर्स आपके 2072 शेयर्स रहेंगे और अमाउंट आपको 2,984 रुपीज़ यहाँ पर ब्लॉक करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जीएमपी अपन ने देखा कि 20% का जीएमपी चल रहा है। तो अगर इस जीएमपी के पास ही अगर ये आईपीओ लिस्ट होता है तो यहाँ पर अपन को ₹40,000 का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर इस जीएमपी पे अगर लिस्ट होता है तो देखिए इससे ऊपर भी लिस्ट हो सकता है, इससे नीचे भी लिस्ट हो सकता है। किस प्राइस पे लिस्ट हो रहा है ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये बस एक प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस जीएमपी के हिसाब से इतने परसेंट के आसपास की लिस्टिंग हो सकती है। ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है ना? प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पर ये कोई शॉर्ट रिटर्न या फिर शॉर्ट प्रॉफिट नहीं होता है, तो ये रिस्क वाली बात आप ध्यान रख के चलिए। बिग एचएनआई में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 70 लॉट्स आपको अप्लाई करने रहेंगे। शेयर्स आपको 10,360 शेयर्स अप्लाई करने रहेंगे और अमाउंट आपको 10,04,920 रुपीज़ यहाँ पर ब्लॉक करना रहेगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए अलॉटमेंट होता है आपको, तो आपको यहाँ पर 2,072 शेयर्स ही मिलेंगे और अमाउंट आपका 2,0984 रुपीज़ कटेगा। बस बिग एचएनआई में क्या है कि हमको अमाउंट ज़्यादा लगाना पड़ता है और हमको जो शेयर्स होते हैं वो स्मॉल एचएनआई में जो मिनिमम कैटेगरी होती है, मिनिमम लॉट्स देते हैं उतने ही मिलते हैं। बस यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी हमारी आईपीओ मिलने की बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर अमाउंट बहुत हाई होता है, तो यहाँ पर चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं क्योंकि लोग थोड़ा यहाँ पे कम अप्लाई करते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट की, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा कैसा है कि साल भर साल कंपनी क्या है, कितना रेवेन्यू अर्न कर रही है और रेवेन्यू के बाद खर्चे निकालने के बाद कंपनी यहाँ पर कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो डेटा अपन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रेवेन्यू देखेंगे मार्च 2023 से लेकर मार्च 2025 का यहाँ पर पूरा डेटा है। तो 2023 में देखेंगे आप 529 करोड़ यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू अर्न किया था। तो ये फर्दर इंक्रीज हुआ है मार्च 2024 में 791.4 करोड़। तो अपन को यहाँ पर रेवेन्यू में अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। उसके बाद फर्दर मार्च 2025 में एक साल और बाद यहाँ पर 922.3 करोड़। तो यहाँ पर भी हमको अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। और साल भर साल CAGR ग्रोथ अपन देखते हैं कि एक साल से दूसरे साल में अगर अपन एनुअली कंपाउंड होके ग्रोथ रेट चेक करते हैं 2023 से लेकर 2025 तक का, तो यहाँ पर 32% साल भर साल की ग्रोथ अपन को यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, कि भाई कंपनी अपना रेवेन्यू करने के बाद जो कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं उनको हटाने के बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचता है। तो मार्च 2023 में 42.8 करोड़ कंपनी ने कमाया था। 2024 में कंपनी ने 74.8 करोड़ कमाया था, तो ये डेटा काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है 2025 में, मतलब एक साल बाद यहाँ पर 77.8 करोड़ का ही कंपनी ने प्रॉफिट करा है। तो यहाँ पर जो इंक्रीज़ हुआ है वो थोड़ा सा स्लाइटली लोअर एंड पर यहाँ पर प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगर अपन मार्च 2023 से लेकर मार्च 2025 का अगर अपन जंप देखते हैं तो यहाँ पर अपन को बहुत अच्छा जंप दिखाई देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही जंप अगर आप CAGR ग्रोथ में देखेंगे साल भर साल का रेट, तो यहाँ पर 34.8% का ग्रोथ रेट यहाँ पर अपन को देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कर्जे की। 2023 में कंपनी के पास कर्जा था 154 करोड़ के आसपास। ये फिर से इंक्रीज़ हुआ है 183 करोड़ और 2025 में भी फिर से इंक्रीज़ हुआ है
272.9 करोड़ का। तो यहाँ पर जो कंपनी का कर्जा है वो भी हर साल अपन को इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और साल बर साल अगर इंक्रीज़ अपन देखते हैं हर साल के हिसाब से, तो यहाँ पर 32.7 करोड़ सॉरी 32.7% का अपन को साल बर साल यहाँ पर इंक्रीज़ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अपन ने देखा कि कंपनी का रेवेन्यू में अपन को ग्रोथ अच्छी खासी दिखाई दे रही है, कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ अपन को अच्छी खासी दिखाई दे रही है, लेकिन साथ में कंपनी का जो डेब्ट है, कंपनी का जो कर्जा है, वो भी यहाँ पर अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए डेब्ट बढ़ रहा है, लेकिन डेब्ट के साथ अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप अपन को देखने को मिल रहा है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये जो डेब्ट है, अभी के डेटा के हिसाब से ये मैनेज किया जा सकता है कंपनी द्वारा। फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है, वो अपन को आगे जब कंपनी 1 साल बाद फाइनेंशियल डेटा निकालेगी, तब अपन देखने को मिलेगा। बाकी अभी के हिसाब से रेवेन्यू की ग्रोथ अच्छी है, 32% CAGR, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ अच्छी है 34.8, और बोनस की ग्रोथ भी यहाँ पर अपन को देखने को मिल रही है 32.7। तो यहाँ पर इसको अपन कह सकते हैं कि ये मैनेज कंपनी कर सकती है, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रेवेन्यू कंपनी मैनेज करके चलती है आगे भी। अब यहाँ पर थोड़ा और इंडिकेटर्स का डेटा अपन देख लेते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं कि हमने कितना पैसा लगाया और उस पे हमको कितना प्रॉफिट हुआ। तो वो अपन देखते हैं तो 16.6% यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं कि भाई जो हमने पैसा लगाया, इंक्लूडिंग कि हमने कितना कर्जा लिया है और खुद से कितना लगाया, उसके ऊपर हमको कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहता है, वो 23.3% का अपन को ROCE दिख रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा डेटा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं कि भाई कंपनी से हमने कितना कर्जा लिया और हमने कितना पैसा लगाया कंपनी में। तो उसका अगर अपन यहाँ पर रेशियो देखते हैं तो 0.58 का रेशियो है। तो ये भी अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर ये डेटा ओके डेटा है, मतलब मैनेज किया जा सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखिए EPC कंपनी है, तो यहाँ पर 8.4% का भी डेटा अपन कह सकते हैं कि काफ़ी बेटर डेटा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, कंपनी की वैल्यूएशन की, कि कंपनी किस प्राइस पर अपना IPO लेकर आ रही है और उसका बाकी के जो लिस्टेड कंपनी है उनकी वैल्यूएशन कितनी है। क्योंकि वैल्यूएशन अगर कंपनी की महंगी होगी तो GMP चाहे हाई हो या फिर रेवेन्यू ग्रोथ भी हाई हो, तो ऐसे केस में हम अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो फ्यूचर पोटेंशियल होता है, जो फ्यूचर पोटेंशियल होता है ना, वो थोड़ा-सा फ्लैट हो जाता है या फिर नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि अगर ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन होती है तो। हाई वैल्यूएशन का मतलब, मान लीजिए मार्केट में कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी ₹10 का मिल रहा है, अगर कोई कंपनी उस प्रोडक्ट को ₹11 में लेके आ रही है, तो अपन ऐसे ही प्रोडक्ट को क्यों लेंगे? अगर वो कंपनी मान लीजिए ₹10 में ही लेके आएगी और क्वालिटी अच्छी दे रहा होगा, तो अपन लेंगे ना। या फिर ₹9 में लेके आएगी उस प्रोडक्ट को और मार्केट में अगर ₹10 में मिल रही होगी, तब जाके अपन वो ₹9 वाला प्रोडक्ट लेंगे। तो ऐसे अपन वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन चेक करने का एक पैरामीटर है पीई रेशियो। पीई रेशियो का मतलब है कि अगर कंपनी हमको ₹1 अर्न करके दे रही है, तो हम उसके लिए कंपनी को कितने रुपए दे रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी का पीई रेशियो है 32.1 का। कहने का मतलब है कि अगर कंपनी हमको ₹1 अर्न करके दे रही है, तो उसके लिए अपन कंपनी को ₹32 दे रहे हैं। तो चलिए बाकी जो लिस्टेड कंपनी है अपन उनका पीई रेशियो भी इस कंपनी से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 कंपनी का डेटा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो इन चारों का अपन पीई रेशियो चेक करते हैं, और चारों कंपनी क्या है थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए अपन ने सिर्फ 4 कंपनी ली है। तो कल्पतरू प्रोजेक्ट्स जो है इसका पीई रेशियो 31.1 का है। तो जो अपनी कंपनी है इससे कह सकते हैं कि लगभग बराबर का है। लेकिन जो टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी है इसका पीई रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। कह सकते हैं इसके कंपैरिजन में अपनी कंपनी थोड़ी सी लोअर एंड पे वैल्यूएशन पर आई हुई है। और जो केईसी है इसका भी पी रेशियो हल्का सा ज़्यादा है 36.2 का। और ट्रांसरेल जो कंपनी है इसका पी रेशियो काफ़ी कम है, अपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है उस कंपनी से 26.6 का। लेकिन देखिए एक बात ध्यान रखिए, अपना जो आईपीओ लेकर आ रही है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 2,500 करोड़ के आसपास। और यहाँ पर ये जो ट्रांसरेल है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 10,000 करोड़ के आसपास। मतलब 5 गुना ज़्यादा मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5 गुना ज़्यादा या 4 गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी है। और बाकी ये जो और 3 कंपनीज़ है ना, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स या फिर टेक्नो इलेक्ट्रिक या फिर केईसी, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 19 से 22,000 करोड़ के आसपास का है। कहने का मतलब है कि ये जो कंपनी जो मैं वैल्यूएशन से कंपेयर आपको कर रहा हूँ, वो काफ़ी बड़ी कंपनी है। ये कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है इन कंपैरिजन टू जिससे अपन आईपीओ लेकर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यूएशन डिमांड कर रहे हैं ना, ये थोड़ी अच्छी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, और उसी वैल्यूएशन के बराबर ये छोटी कंपनी अपनी वैल्यूएशन लेके आ रही है। तो अगर इसको ये वैल्यूएशन पर सस्टेन होना है तो फ्यूचर में भी कंपनी को अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। वरना थोड़ा-सा भी अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड आता है रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ में, तो कंपनी यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बराबर की वैल्यूएशन पर आ रही है, तो पी रेशियो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ऐसे में कंपनी के शेयर प्राइस में हमको यहाँ पर जो गिरावट देखने को मिल सकती है।
तो कंपनी की अभी ऑर्डर बुक के हिसाब से अगर अपन चेक करते हैं तो 2,500 करोड़ का कंपनी का ऑर्डर बुक है। तो उसके हिसाब से कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म है कंपनी का, वो तो अभी अपन को स्टेबल दिखाई दे रहा है। कंपनी के पास अभी जो रेवेन्यू ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटी है, वो अभी कंपनी के पास रह सकती है। तो इस सारे डेटा को देखते हुए मैं इस आईपीओ में फुल फोर्स के साथ अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि जीएमपी कंपनी में थोड़ा-सा बेटर अभी अपन को दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल डेटा भी अपन ने अच्छा देखा। वैल्यूएशन भी कह सकते हैं कि हाँ, ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन तो नहीं है, लेकिन अपन कह सकते हैं कि ये फुली प्राइस्ड है, मतलब जो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में है, उन्हीं के बराबर पे ही वैल्यूएशन लेकर आ रही है। तो इस कंपनी में मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के पर्पज़ से ही यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं देखूँगा। हाँ, अगर मान लीजिए ये कंपनी डिस्काउंट में लिस्ट हो जाती है, मान लीजिए पॉसिबिलिटी मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो मैं हो सकता है कि यहाँ पे मैं लॉस में बुक कर लूँ, या फिर दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या रहेगा कि मैं इसमें इन्वेस्टर बन जाऊँ, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लूँ। क्योंकि देखिए फाइनेंशियल डेटा के हिसाब से तो कंपनी ठीक-ठाक लग रही है, तो ये पॉसिबिलिटी भी अपन लेके चल सकते हैं कि या तो आप लॉस बुक कर लीजिए, या फिर एज़ अ इन्वेस्टर भी आप वहाँ पे मतलब रुक सकते हैं। तो फ्यूचर में जाके जब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़े, तब वहाँ पर अपन इसको निकाल सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी। कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको आप जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।